नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच में जैसा किसान भाइयों आप सभी जानते हैं, अलग अलग विषय पर आपके लिए जानकारी हम लेकर आते हैं और वही जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों के माध्यम से पहुंचती है, उसको पूरा करते हैं हमारे विशेषज्ञ। तो आज के कार्यक्रम का जो हमारा विषय है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज हम यहाँ आपको जानकारी देंगे सर्दी के मौसम में कैसे आप अपने पशु की देखभाल कर सकते हैं। आज ये हमारा विषय रहेगा। और आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के हिसार जिले में और यहाँ एक गांव है धासू गांव। देखेंगे कितने धासु जवाब हमें यहाँ पर किसान भाइयों से मिल पाते हैं और किस तरीके से वो हमारे विशेषज्ञों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। मेरा नाम डॉक्टर कंवरपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान हिसार। डॉक्टर सज्जन सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, शरीर क्रिया विज्ञान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। डॉक्टर अशोक कुमार, वैज्ञानिक, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए जो हमारे विशेषज्ञ आज यहाँ मौजूद हैं। और कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले आज हमारी जो सभी दर्शक और यहाँ मौजूद तमाम किसानों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मकर संक्रांति जैसा आप सभी जानते हैं हर साल जनवरी महीने में 14 तारीख को ये पर्व मनाया जाता है और देश के अलग अलग हिस्सों में ये पर्व अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। लेकिन इसका किस तरीके से सामाजिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व इसका क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की संस्कृति की तरह यहाँ के पर्व भी बेहद अनोखे और निराले हैं। भारत को पर्वों का देश कहा जाता है, जहाँ नए वर्ष की शुरुआत ही पर्वों के साथ होती है। अब साल की शुरुआत लोहड़ी के साथ होती है। देश का अहम पर्व है मकर संक्रांति। हिंदू धर्म के अनुसार इस पर्व का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक और सामाजिक दोनों ही पक्षों से यह पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। संक्रांति के लगते ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। हम जानते हैं कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है और करीब 365 दिनों यानी एक साल में सूरज की परिक्रमा पूरी होती है। हमारी धरती 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी है और जब हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है तो जो गोलार्ध सूरज की तरफ होता है वहां गर्मियां होती हैं और दूसरे गोलार्ध में सर्दियां। इसी कारण जब उत्तरी गोलार्ध जिसमें भारत भी आता है वहां आजकल सर्दियां चल रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आजकल गर्मियों का मौसम है। संक्रांति के दिन अब धरती चक्कर लगाकर अपनी कक्षा के उस हिस्से में आ गई है जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध से निकलकर अब अपना अधिक प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में फैलाना शुरू करता है और अब इसे ही उत्तरायण कहते हैं। और अब उत्तरी गोलार्ध भारत में रात छोटी और दिन लंबे होने शुरू हो जाएंगे। मकर संक्रांति से प्रकृति भी करवट बदलती है। इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं और भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में उन्मुक्त आकाश में उड़ती पतंगे देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। देश के पूर्वी राज्य असम में इस दिन माघ बिहू का आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय निवासी पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य लोकगीतों की धुन पर एक अलग ही समा बांध देते हैं। उत्तर भारत में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने, खाने तथा दान देने के कारण इस पर्व का नामकरण खिचड़ी हो गया। मिथिलांचल में तिल से बने पदार्थों का भोग लगाने, सेवन करने तथा दान देने की परंपरा होने से इसे तिल संक्रांति का नाम मिल गया है। मकर संक्रांति पर्व पर देश भर में मेले भी लगते हैं और तीर्थ स्थलों पर गंगा स्नान को श्रद्धालु पहुंचते हैं। उत्तरायण काल के धार्मिक महत्व को लेकर कई प्रकार के प्रसंग हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए बाणों की शैया में 6 माह तक उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थीं। तमिलनाडु में तो 4 दिनों तक पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार कृषि एवं फसल से संबंधित देवताओं को समर्पित है। इस त्योहार का नाम पोंगल इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वह पोंगल कहलाता है। तमिल भाषा में पोंगल का एक अन्य अर्थ निकलता है अच्छी तरह उबालना। दोनों ही रूपों में देखा जाए तो बात निकलकर यह आती है कि अच्छी तरह उबालकर सूर्य देवता को
प्रसाद भोग लगाना। पोंगल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह तमिल महीने की पहली तारीख को आरंभ होता है। इस पर्व के महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये 4 दिनों तक चलता है। हर दिन के पोंगल का अलग अलग नाम होता है। यह 13 जनवरी से शुरू होता है। मकर संक्रांति के दिन भेंट देने के साथ तिल का बड़ा महत्व है। तिल गुड़ के लड्डू, तिल की बर्फी आदि तो देश के हर हिस्से में किसी न किसी रूप में बनाई ही जाती हैं। तो मकर संक्रांति का महत्व भी आपने जाना। अब बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे सवाल जवाब का सिलसिला। और यहाँ मौजूद जो हमारे किसान हैं, महिलाएं हैं, उनसे पहला सवाल मेरा यही, सर्दी के मौसम में जो हमारा पशु है उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी सर्दी से अपने पशु को कैसे बचाएं? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं, आपके पास में पहुंचूंगा। सर्दी के मौसम में पशु को किस तरीके से हम बचा सकते हैं? सोच में है या जो किसान है हमारे, थोड़ा सा हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे में आप किन बातों का ख्याल रखते हैं अपने पशु के लिए कि उसको सर्दी ना लगे? चलिए अब धीरे से धीरे जो हाथ हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इधर हम रुक करेंगे। एक जो किसान है उन्होंने हाथ खड़ा किया है, उसके बाद दूसरे छोर पर हम चलेंगे। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। दारा सिंह बिश्नोई, गांव दानसू से। जी देखिए, दारा सिंह जी हमारे साथ हैं दासू गांव से। जी क्या जवाब देना चाहेंगे? एक तो हवा से बचाव जरूरी है इसका जी। एक साफ सुथरा सूखा होना चाहिए जिसमें धूप आती रहती है पशुशाला के अंदर जहाँ हम बांधते हैं। और खिड़की और हमारे दरवाजे होते हैं उसको हमने ढक के रखने हैं। जी हाँ जी, ये सावधानी हमें रखनी होगी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। और देखिए जैसा हमने आपको बताया था धांसू गांव में हमें, और यहाँ पे हमें दारा सिंह भी जो हैं वो यहाँ सबसे पहले ही उन्होंने जवाब यहाँ पर दिया। आप चलते हैं दूसरे जो किसान हैं, उन्होंने हाथ जो खड़ा किया था उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं अपने पशु का सर्दी के मौसम में। चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम हंसराज पारिक जी, गांव दानसू, जिला हिसार से हूँ जी। हाँ जी। किस तरीके से बचाव करेंगे सर्दी से? पशु को बचाने के लिए हम सूखा जला के जो पशुशाला के अंदर हम उसको गर्म करते हैं, पर्दे वगैरह लगाते हैं और पानी वगैरह का खास करके ध्यान रखते हैं। भी ठंडा पानी नहीं पिलाएं उसको जी, और पानी गर्म करके पिलाते हैं। चारे में ज़्यादातर सूखा ही चारा डालते हैं जी। चलिए बिल्कुल, चारे में सूखा चारा दिया जाता है। बैठ सकते हैं आप। एक और जवाब यहाँ लेने की हम कोशिश करेंगे। जो यहाँ जिन किसान भाइयों ने हाथ खड़े किए थे, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। आपसे जवाब लेने के लिए मैं पहुंचूंगा। एक किसान भाई, मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। जी सबसे पहले अपना नाम हमें बता दीजिए। सूरजभान। जी सूरजभान जी, कैसे बचाव करें सर्दी से? सर्दी से सूखा भी करे जी गर्म पानी पिलाए, जी थोड़ी बहुत लाइट हो तो उससे गर्म असर रहता है जी पशु के लिए। हाँ, और चारा भी, हरा भी, तूड़ी भी, तो इन सब के जरिए यानी सर्दी से बचाव कर सकते हैं। हाँ बचा करते हैं। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो 3 जवाब जो हैं वो यहाँ पर हमें मिले, लेकिन इन 3 जवाब में वो कौन सा जवाब है जो हमारे किसान कब का हकदार बन सकता है, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, 3 जवाब हमें यहाँ मिले हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप हमें बताएं कि कौन सा जवाब है जो हमारे किसान कब का हकदार बन सकता है। जैसा कि किसान भाइयों ने बताया कि सर्दी से पशुओं को बचाने के लिए पहले तो जो सर्द हवाएं हैं उनसे पशु को बचा के रखें जी। दूसरा जो उसका पशुशाला का ठान है उसको गीला न होने दें। तो ये हमारे जो पहले किसान भाई थे जी, उसने काफी हद तक आपके प्रश्न का ठीक उत्तर दिया है। तो वो यानी किसान कब के हकदार कब के हकदार है। बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए दारा सिंह जी के लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाए हमारे पास आगे। जवाब इनकी तरफ से जो आया था हमारे पास, वही जवाब हमारे विशेषज्ञ की नजर में एक सटीक जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजा दीजिए इनके लिए एक बार फिर से। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर जाकर। तो इन्होंने हमें बताया किस तरीके से हमें ख्याल रखना होगा, सर्दी से बचाना होगा। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनको आप एक बार फिर बताएं किस तरीके से क्या सावधानी बरतें जिससे उनके पशु को सर्दी ना लगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो, और आज तो हमारी बहुत सारी किसान बहनें भी आई हैं, जो पशुपालक बहनें हमारे बीच में हैं, और पशुपालन का ज़्यादातर काम इन्हीं बहनों के हाथों में होता है। तो ज़्यादा मैं उनसे रूबरू होके और किसान भाइयों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा प्रदेश पशुओं के लिए जाना जाता है, और ये कहावत है कि देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, और दूध दही हमारा पशुओं से ही आता है। तो जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए किसान भाई सबसे पहले तो अपने पशुओं को, जो सर्द हवाएं आजकल चल रही हैं, तापमान 3 डिग्री के आसपास है, उसमें अपने पशुओं का बचाव कैसा करें। अपने पशुशाला में जो खिड़की और दरवाजे हैं उनके ऊपर टाट पट्टी या पर्दे लगाकर सीधी हवाओं से अपने पशुओं को बचाएं। पशुशाला के अंदर पशुओं के आराम के लिए किसान भाई
उनके नीचे बिछावनी करें, चाहे वो आपकी तूड़ी की बिछावनी है या आपकी पराली की बिछावनी है, उससे पशु को ठंड लगने की कम संभावनाएं रहेंगी। दूसरा, इन दिनों के अंदर दूध जो उत्पादन है सर्दी की वजह से उसमें गिरावट आती है, तो उसके खान पान पर भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो किसान भाई हरे चारे के साथ साथ तूड़ी को भी मिला के खिलाएं ताकि दस्त पशु को ना लगे और वो ठंड से बचा रहे। जी, तो बिल्कुल ये सावधानी जो है ये हमारे पशुपालकों को अपनानी होगी, जिससे उनका पशु स्वस्थ रहे, उसका सर्दी से भी बचाव हो सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और मैं चाहूंगा इस बार ज्यादा जो हमारे किसान हैं, महिला किसान भी यहाँ मौजूद हैं, उनके हाथ शायद इस बार ऊपर नजर आएंगे। अगला सवाल मेरा यही कि सर्दी के मौसम में अभी हमने जाना जो पशु हमारे दुधारू पशु कैसे उनके स्वास्थ्य का हम ख्याल रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे कटड़ी और कटरा है उनके लिए हमें क्या सावधानी विशेष तौर पर बरतनी होगी सर्दी के मौसम में। चलिए देखिए, इस बार पीछे से जो हमारे किसान भाई हैं, युवा किसान हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। सीधा पीछे उनके पास हम पहले चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या जानकारी उनके पास है और क्या जो इनका जवाब है इनको हमारे किसान कप का हकदार बना सकता है या नहीं। सबसे पीछे हम चल रहे हैं, अंतिम छोर पर यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे क्या जवाब निकल कर आता है। दो हमारे युवा किसान जिन्होंने हाथ खड़ा किया, तो सबसे पहले उनसे हम जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूंगा अपना नाम आप बता दीजिए आगे आकर। मेरा नाम सुरेश है जी, दानसू से। जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा, हमारे विशेषज्ञ आपकी आवाज को सुन पाए। दानसू से हूँ जी, हिसार से जिला से जी। जी, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए जी, अच्छे इसके नीचे सूखा सका डालना चाहिए जी, अच्छी तरह दूध दाद पिलाना चाहिए जी इसको जी, अच्छे से दूध देना चाहिए और सूखा सूखा उसको करना चाहिए, उसको टेम्पर गोली दवाई भी देना चाहिए जी। गोली दवाई भी देनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, देखिए गोली दवाई जो है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो पशु यानी हमारे जो नवजात बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको सर्दी ना लगे। एक और हाथ यहाँ खड़ा किया गया, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अपना नाम हमें बता दीजिए पहले। मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। जी जी, रविंद्र जी, कैसे बचाव करना चाहिए शिशुओं का? शिशुओं को बचाव करने के लिए पहले से डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके लिए सूखे का प्रबंध होना चाहिए। जहाँ पर हम उनको बांधते हैं या पशुशाला होती है वो पूरी तरह सूखी होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि बच्चे को पूरी तरह दूध दिया जाए ताकि वो उससे एनर्जी प्राप्त करे और हष्ट-पुष्ट रहे। उसके बाद आता है कि कहीं बाहर या भीतर बांधते हैं तो उनको उसके ऊपर कपड़ा होना चाहिए उसको सर्दी से बचने के लिए। जी हाँ, थोड़ी मोटी हो तो उसको शाम को उसके आसपास धुनी जला देनी चाहिए, दूर थोड़ी उससे गर्माश पैदा हो, धुआं जलाकर भी। हाँ, टाइम टाइम पर उसको जैसे उनके पेट के कीड़े की दवाई है वो भी देनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो देखिए कितनी सारी जानकारी जो है यहाँ इस जवाब से मिली। और भी कोई आपने से बताना चाहेगा किस तरीके से जो हमारे पशु के शिशु होता है यानी कटरा कटरी है, कैसे उसकी देखभाल है? आगे से एक हाथ जो है वो मेरे को नजर आ रहा है, एक महिला किसान है, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब हमें मिल पाता है। जी, अपना नाम बता दीजिए पहले। उषा, गाँव दानसू, जिला हिसार। जी उषा जी, किस तरह की सावधानी रखनी होगी? किन बातों मतलब का ख्याल जैसे रखें? छोटा कटड़ा कटड़ी होते हैं उनको उनके ठांड सूखे होने चाहिए, उनको धूप की विशेष आवश्यकता होनी चाहिए और उनको दूध भी अच्छी तरह से पिलाना चाहिए। अगर उसके शरीर में कोई शिकायत होती है मतलब दवा की, तो उसे दवा दिलानी चाहिए। जी थैंक यू। चलिए बिल्कुल, ये सावधानी रखनी होगी हमारे पशुपालकों को। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। डॉक्टर साहब, 3 जवाब हमने इस बार लिए हैं, और कौन सा जवाब आपको लगता है कि वो हमारे किसान कप का हकदार बन सकता है? तीनों ही जवाब पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उषा बहन जी इस कप की हकदार है। जो यानी हमें तीसरे नंबर पर जवाब मिला। जी जी, मैं चाहूंगा पहले हम जो किसान कप है उन तक पहुंचा दिया जाए, उनका जवाब जो है वो हमारे विशेषज्ञ की नजर में एक ऐसा जवाब था जो कि उन्हें किसान कप का हकदार बना सकता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए उषा जी के लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास उषा जी, क्योंकि आप बन चुकी हैं हमारी किसान कप की हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको एक सही जवाब देने के लिए। बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। तो ये जवाब जो है उषा जी की तरफ से यहाँ पर आया था, और ये बेहद ज़रूरी कि हमारे जो पशुपालक हैं उनको इस बात की भी जानकारी हो कि जो उनके पशु के शिशु हैं या नवजात बच्चे हैं उनके लिए किस तरह की सावधानी उन्हें रखनी होगी। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे और किन बातों का ख्याल रखें हैं पशुपालक? मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा कि नवजात जो कटड़े कटड़ी है उनकी देखभाल गर्भकाल से ही शुरू हो जानी चाहिए। जब भैंस या गाय गर्भवती हैं उस वक्त उनका विशेष खान पान का ध्यान रखें। यदि अच्छा उत्पादन वाले पशु हैं तो उनको खनिज लवण और उसकी मात्रा उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। जब ब्याने का 1 महीना रह जाए उस वक्त विटामिन ए, डी, ई के इंजेक्शन लगवाएं 2 हफ्ते के अंतराल पे, और या खनिज लवण जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड भी 90 ग्राम आप उसके साथ अगर दोगे तो उससे ब्याने में पशु की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ब्याने के पशु का टाइम आता है उस वक्त आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि पशु का ब्याने का टाइम क्या है, ताकि उसको ब्याने में पूरी सुविधा हो। और ब्याते ही पशु की जो कटड़ा कटड़ी है उसकी मालिश करके थोड़ा सा, और उसको उसकी माँ के आगे अगर हम चाटने के लिए छोड़ दें, और साथ में उसका जो नाड़ है 4 इंच छोड़ के काट दें,
और किसी भी जो टिंचर आयोडीन है 7% या कोई एंटीसेप्टिक है उसके घोल में उसको डिप कर दें। ऐसा 12-12 घंटे के अंतराल पर लगातार 5 दिन तक करते रहें ताकि उसका सूंड ना पके। दूसरी बात, हम कई किसान भाई ये सोचते हैं कि भैंस के जेर डालने के बाद में ही दूध उसको खींच पिलाना है। ऐसा बिल्कुल ना करें, ना ही इस बात का इंतजार करें कि वो कटड़ा कटड़ी अपने पाँव पे खड़ा होगा तभी आपने दूध पिलाना है। उसको तुरंत उसको सहायता देके और उसका खीस उसको उपलब्ध करवाएं। पहले आधे घंटे के अंदर आपने खीस प्रोवाइड उसको उपलब्ध करवा देना है और पहले 2 घंटे में उसके शरीर का 10वां हिस्से के जितना वो खीस उसके शरीर में चला जाए। और इस तरह करके पहले 12 घंटे में उसका जो आंत से उसके खून में जाता है उसकी मात्रा अधिक होती है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि खीस की उपलब्धता कटड़े कटड़ी को तुरंत हो जाए जी। और उसके बाद 10वें दिन के बाद उसको जून रहित या कृमिनाशक कोई भी दवाई आप उसको दे सकते हैं। और 15 दिन के बाद उसका जो आहार है उसके अंदर काफ स्टार्टर वैज्ञानिकों की राय से उसको तैयार करके आप उसको दे सकते हैं। बिल्कुल, तो वैज्ञानिक यानी जो पशु विशेषज्ञ हैं उनकी आप सलाह ले सकते हैं और ये बेहद ज़रूरी कि आप जो उनको आहार दे रहे हैं नवजात शिशु को उसके लिए भी आप जानकारी लें और उसके बाद ही नवजात शिशु को आहार दें, जिससे ना सिर्फ वो उसकी सेहत भी बनी रहे बल्कि आगे चलकर वो एक स्वस्थ पशु के रूप में उभर कर सामने आए। तो यहाँ अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यहाँ पर मौजूद जो हमारे महिला किसान हैं उन सभी से ये, अभी तक हमने जाना कि सर्दी में पशु को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके जो नवजात शिशु है उसको कैसे बचाएंगे, लेकिन जब बात आती है दूध उत्पादन की तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि अच्छी नस्ल हमारे पास हो। तो ये अगला सवाल मेरा यही है, दुधारू पशु की अगर बात की जाती है तो भैंस की उन्नत नस्लें कौन कौन सी हैं? एक हाथ जो है वो पीछे यहाँ खड़ा किया गया है, तो सबसे पहले पीछे से हम जवाब लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे और जो हाथ हैं धीरे धीरे शायद खड़े होंगे, उनके पास भी जवाब लेने के लिए आगे पहुंचेंगे। लेकिन पीछे एक किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, पहले उनके पास चलते हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा अपना नाम आप बता दीजिए हमें। विनोद कुमार है जी, गाँव धानसू है जी। विनोद जी, कौन सी उन्नत अच्छी नस्लें हैं? खासकर हमारे हरियाणा में तो मुर्रा नस्ल सबसे ज्यादा प्रचलित है जी। मुर्रा नस्ल, तो कितना ज्यादा दूध उत्पादन उससे होता है? उससे जी ये तो उसकी खुराक पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा हम इसको खरीद मिश्रण टाइम पे देंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध प्राप्त करेंगे। चलिए बिल्कुल, तो यानी आप अच्छे से उसको खनिज मिश्रण देते हैं? हाँ जी, और उसके जो प्रोटीन आहार वगैरह है उसमें प्रचुर मात्रा में होना चाहिए जी। देखिए, बता तो हमें रहे हैं कि किस तरह का प्रोटीन देना, खनिज मिश्रण देना, लेकिन दूध कितना मिलता है वो नहीं बताया इन्होंने। अब बेफिक्र रहिए, जो दूध की बात है आपने हमें नहीं बताई वो राजी रहेगी, लेकिन ये बेहद जरूरी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो जानकारी यहाँ लेते रहें। एक और युवा किसान है यहाँ पर, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से अगर हम बात करते हैं उन्नत नस्लों की तो वो कौन सी है जिससे हमारे किसानों को जानकारी मिल सके। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इधर आ जाए, हमारे पास थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। नाम बता दीजिए अपना। इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, कौन सी उन्नत नस्लें हैं? वैसे पशु के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर मुर्रा के बारे में सुन रखा है। मुर्रा के बारे में आपने सुना है? हाँ जी। और कोई नस्ल के बारे में जानते? नहीं, और के बारे में नहीं सुना हुआ। चलिए बिल्कुल, देखिए मुर्रा एक ऐसी नस्ल है जिसके बारे में हर एक किसान को यहाँ जानकारी है और उन्होंने कहा कि जानकारी उनको ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी मुर्रा का नाम उन्होंने जरूर सुना है। तो यहाँ अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और देखते हैं और कोई जवाब हमें मिल पाता है या नहीं। एक और हाथ जो है किसान भाई ने यहाँ खड़ा कर दिया, इनसे भी हम जवाब ले लेते हैं जी। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए। मैं गोवर्धन बेनवार धानसू से जी। हाँ जी, इसमें ज़्यादा दूध देने वाली सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस है जी, मुर्रा की नस्ल। उसके बाद में बदावरी जी, नीली रावी, शतावरी, महसाना जी, ये नस्लें अच्छी दूध वाली हैं। ये नस्लें एक हैं बन्नी। हाँ जी जी। तो आपके पास कौन सी नस्ल है इनमें? मुर्रा भैंस है जी। मुर्रा नस्ल है। चलिए बिल्कुल, इनके पास देखिए मुर्रा नस्ल है और भी कुछ, हालांकि नस्लों के नाम इन्होंने बताया बहुत सोचते, लेकिन 3 से 4 नस्लें जो हैं वो इन्होंने हमें बताई और उम्मीद हम यहाँ कर रहे थे शायद जो महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं कार्यक्रम में वो भी थोड़ा सा हमें जवाब देंगी, लेकिन इस बार कोई जो जवाब है उनकी तरफ से नहीं आया। सवाल बेहद आसान था कि जो हमारी उन्नत भैंस की नस्ल हमने यहाँ जानने की कोशिश की थी, अच्छा पशु रहेगा तो अच्छा उससे दूध उत्पादन होगा और हमारे किसानों को मुनाफा भी हो सकेगा। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, 3 जवाब हमें मिले हैं और तीनों ही जवाब कहीं ना कहीं ठीक, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए कि इन सब में कौन है हमारे किसान कप का हकदार? आखिर में जो बताया 3रे नंबर पे जी, इन्होंने जो नस्लें बताई हैं जी, वो उसका जवाब सही है। चलिए बिल्कुल, यानी जो आखिर में हमें जवाब मिला, जिन्होंने न सिर्फ मुर्रा बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरी नस्लें हैं उनके भी नाम यहाँ पर लिए, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास आगे की तरफ। किसान भाई जो हैं थोड़ा सा संकोच में भी हैं लेकिन मुस्कुराते हुए हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको जवाब देने के लिए। बैठ सकते हैं आप अपनी जगह पर।
तो यहाँ इन्होंने कई नस्लों के नाम हमें बताए थे और कहीं ना कहीं ये वो नस्लें हैं जिनकी जानकारी होना हमारे पशुपालकों के लिए बेहद ज़रूरी। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, मुर्रा नस्ल का नाम तो सबने बताया, लेकिन कुछ और भी नस्लें हैं जिनकी जानकारी हमारे पशुपालकों को होना बेहद ज़रूरी। हाँ किसान भाइयों, भैंसों की हमारे देश में जो पंजीकृत जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं वो 13 हैं। 13 में जैसा हरियाणा की मुर्रा नस्ल है, ये सबसे अच्छी नस्ल है बाकी से, और देश की नहीं मतलब विश्व की सबसे अगर अच्छी नस्ल है वो हरियाणा है। फिर जो हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट में मिलती है वो नीली रवि है, उसको पंचफूली पंचकल्याणी जो सफ़ेद रंग होते हैं उसमें, तो उसके नाम से भी जाना जाता है। ये भी दूध उत्पादन में अच्छी नस्ल है, बहुत अच्छी है, ये मुर्रा के करीब करीब बराबर की नस्ल है। फिर 4 नस्लें गुजरात राज्य की है, उसमें मैसानी एक नस्ल है, एक जाफराबादी है जो सबसे बड़ी नस्ल है, फिर एक सूरती वहाँ से है और एक बन्नी भैंस है, 4 वहाँ की हैं। इसी प्रकार यूपी से एक है भदावरी। भदावरी नस्ल की खासियत ये है कि उसके अंदर फैट सबसे ज़्यादा होती है। फिर महाराष्ट्र में है, उड़ीसा से है, तमिलनाडु से भी हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 13 नस्लें वो हैं जो पंजीकृत है। इसके अलावा अभी पंजीकृत भी नहीं है, उनके भी काफ़ी संख्या है। बिल्कुल, तो काफ़ी ऐसी देखिए नस्लें हैं जिनकी जानकारी होना हमारे पशुपालकों के लिए बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि लगभग 13 मुख्य नस्लें हम उनको मान सकते हैं जो कि हैं, और उनसे जो दूध उत्पादन है काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन सबसे पहले जो नाम आता है वो मुर्रा नस्ल का ही है, और यहाँ भी हमारे किसानों ने लगातार ये सही जवाब हमें दिया। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयार, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। जैसा हमने आप के कार्यक्रम में आपको बताया था, हिसार के धांसू गांव में आज हम हैं और लगातार यहाँ जो किसान हैं उनसे सवाल कर रहे हैं सर्दियों में किस तरीके से वो अपने पशु की देखभाल कर सकते हैं, कैसे उसको सर्दी से बचा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सर्दी की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से बचाव हम कर सकते हैं, लेकिन अगर पशु को सर्दी लग जाती है तो हमारे पशुपालक को क्या क्या नुकसान हो सकता है। चलिए, 2 हाथ जो है बहुत जल्दी से इस बार खड़े हुए हैं। सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं उनके पास तक पहुंचने से पहले। सर्दी अगर हमारे पशु को लग जाती है तो किस तरह के जो नुकसान हैं वो झेलने पड़ सकते हैं हमारे पशुपालकों को, यानी किस तरह का नुकसान हो सकता है हमारे पशु को भी। पहले पीछे हम चलते हैं, और कहा यह जाता था कि शायद जो पीछे बैठते हैं वो ज्यादा जवाब नहीं देते अगर कक्षा की बात की जाती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो लोग पीछे हैं उनकी तरफ से ज्यादा जवाब निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या जवाब मिलता है ये हम देख लेते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए पहले। नाम वीर सिंह है जी, मेरा गांव धानसू से हूँ जी। पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है यदि भैंस को कोई तकलीफ हो जाती है तो। जी। भैंस की मृत्यु तक हो जाती है तो जमींदार के पास इतना बड़ा प्रबंध नहीं होता कि वो दूसरी लेके आ सकता है, इसलिए अपने पशु को संभाल करके रखना चाहिए जमींदार आदमी को। यानी सर्दी के मौसम में दिक्कत हो सकती है पशु को, बिल्कुल जी। और जमींदार को उसका अपने हिसाब से ख्याल करना चाहिए, पूरा उसका बांधने का, चारे पीने का जो भी प्रबंध है जमींदार को उचित, और समय समय पर उसको डॉक्टर को से चेक करवाता रहना चाहिए भी कोई दिक्कत ना इसको। चलिए, बिल्कुल किस तरह की देखिए दिक्कत ना आए इस बात का हमें यहाँ ख्याल रखना होगा। हमारे पशुपालक जो है ख्याल भी रखते हैं। एक और हाथ यहाँ खड़ा किया गया था, मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए अपना। रमकार जी। किस तरीके से यहाँ अगर हम बात करते हैं नुकसान हो सकता है? नुकसान तो हो सका, ठंड में गुड़ दो जी, उसमें ठंड नहीं लगेगी जी। सूखा गुड़ दे देता है, लेकिन किसान अगर गुड़ ना दे तो क्या दिक्कत होगी? क्या ठंड से देगी जी। और बड़ी इलायची दे दो उससे ठंड टूट जाएगी और चारा खा लेगी जी। ये पशु ठंड नहीं सहेगी जी, और चारा खा लेगी। तो ये बचाव हुआ, लेकिन और क्या नुकसान हो सकता है अगर पशु को ठंड लग जाती है? ठंड तो उसका नीचे सूखा रखो, कोई जूट को नहीं, पानी पियाओ ठंडा होता है, कोई आँच को जी। नार गेरो गर्म और हरा गेरो सूखा गेरो जी, ठार तो टूट जाओगी।
ठाठ से दूध देगी। हाँ। चलिए बिल्कुल, देखिए जैसा कहा जाता है, हमारे विशेषज्ञ ने भी कहा कि दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा, तो जैसा यहाँ धासू गांव में, और उन्होंने कहा कि ठाठ से जो आपका पशु है वो दूध देगा अगर आप पूरी जानकारी रखते हैं, सावधानी बरतते हैं। 2 जवाब हमें यहाँ मिल चुके हैं। नुकसान हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे थे, अगर हमारे किसानों को नुकसान की जानकारी हो तो वो शायद हमें जवाब दे सकते हैं किस तरह के नुकसान होते हैं अगर पशु को अगर सर्दी लग जाती है और ऐसे में उनको क्या करना चाहिए। 2 जवाब मिल चुके हैं, एक और जवाब लेने की यहाँ कोशिश करते हैं जो एक महिला है। मैं चाहूंगा आप खड़ी हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। ऋतु। जी ऋतु जी। देवा गांव है जी। सर। ऐसा अगर हमारा पशु बीमार है तो सबसे पहले तो दूध पे फर्क पड़ेगा। दूध नहीं देगा, मुरझाया रहेगा, खाना भी नहीं खाएगा, जो चारा हम डालेंगे वो प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें डॉक्टर की जानकारी लेनी चाहिए, टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगवाने चाहिए। सर्दी का टाइम है, एक जो आग जलानी चाहिए हमें। जो पशु खड़े हैं उनके बीच में सूखा ये चारा करके और आग लगानी चाहिए ताकि वे गर्म रहे, प्रोटेक्ट रहे, और पर्दे वगैरह लगाने चाहिए। चलिए बिल्कुल, इस तरीके से बचाव भी हम कर सकते हैं। और उससे उसके कटरवे पे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर भैंस बीमार है तो वो दूध नहीं देगी तो वो भी प्रॉपर मात्रा में दूध नहीं ले पाएगा, वो प्रोटीन नहीं मिल पाएगा जो पहले उचित मात्रा में उसको प्राप्त होता है। चलिए बिल्कुल, तो डॉक्टर का सबसे पहले डॉक्टर का ही सुझाव होना चाहिए, इंजेक्शन टाइम टू टाइम दो। चलिए बिल्कुल, टीकाकरण देखिए जी, बैठ सकती हैं आप। टीकाकरण समय से होना चाहिए, और जैसा उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा असर जो है वो दूध उत्पादन पर हो सकता है और उससे नुकसान जो है वो हमारे पशुपालक यानी किसानों को हो सकता है। हमारे विशेषज्ञ जो उनसे हम यहाँ जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहेंगे, जैसा हमारे किसानों ने जवाब यहाँ पर दिए, कौन सा जवाब आप में लगता है कि हमारे सभी किसान भाइयों ने लगभग ठीक जवाब दिया जी। हमारे युवा साथी और हमारे एक बुजुर्ग जो किसान हैं जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इन बातों का जवाब दिया, वो सभी ठीक हैं। लेकिन जिस तरह हमारी इस बहन जी ने उसका वर्णन किया है, उसको आगे बढ़ाया है, तो ये किसान पर्सन मंच का जो कप है उसके हकदार तो हमारी ये बहन जी ही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि पशुओं के अंदर टीकाकरण भी सर्दियों में ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां पशुओं में सर्दी के मौसम में जब उनका जो शक्ति है अंदर की रोगरोधी क्षमता है, उस रोगरोधी क्षमता को कम हो जाती है। उससे बचने के लिए पशुओं का टीकाकरण भी जरूरी है ताकि पशु बीमार ना हो। तो वो इन हमारी बहन जी ने ठीक से बताया है। तो कब का हकदार बिल्कुल, तो चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए ऋतु जी के लिए, जो जवाब इनकी तरफ से आया वो एक सटीक जवाब लगा। हमारे विशेषज्ञों को बहुत बहुत बधाई सटीक जवाब देने के लिए। बिल्कुल तालियां बजा दीजिए इनके लिए। देखिए, छोटा सा हम मान सकते हैं, छोटी सी भेंट है ये दूरदर्शन किसान और प्रश्न मंच की ओर से, जिससे हमारे किसानों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और वो जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे किस तरह के नुकसान होते हैं और उनकी शायद जानकारी जो है किसानों को उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि वो आगे जाके एक बड़ी समस्या का रूप भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन दिनों में सर्दी के मौसम में पशुओं की जो रोगरोधी क्षमता है वो कम होने लगती है। तो उस रोगरोधी क्षमता को बनाए रखने के लिए अपने पशुओं का टीकाकरण बहुत जरूरी है। मुंह खुर की बीमारी भी कई बार इन दिनों में आ जाती है। अगर आप अपने पशु का टीकाकरण करवाएंगे, चाहे वो मुंह खुर का है, गलघोटू का है, ये सभी टीके किसान भाई अपने पशुओं का करवा लें, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा लागत आती नहीं है, लेकिन इसका जो कुप्रभाव है, जो हानि होती है किसान को, वो बहुत ज्यादा होती है, आर्थिक हानि। इसलिए किसान भाई टीकाकरण अपने पशुओं का जरूर करवाएं, क्योंकि टीकाकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है पशुपालन का। तो किसान भाई टीकाकरण के साथ साथ, जैसा कि बताया, सर्दी के मौसम में पशुओं की उत्पादन अक्षमता कम हो जाती है। उत्पादन क्षमता का कम होने का भी कारण ये है कि पशुओं का खान पान कम हो जाता है, बीमारियां आ जाती है। निमोनिया सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे, जैसे पहले ही बताया, कटड़ी जो छोटी पैदा होते ही साथ बीमार हो जाते हैं, उनमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। उसका भी किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल, इन बातों का यानी ख्याल रखना होगा। किसान भाइयों ने, जैसा हमारी बहन जी ने भी बताया कि कई बार क्या होता है, किसान भाई धुआं कर देते हैं पशुशाला के अंदर। अगर पशुशाला के पर्दे लगे हुए हैं, चारों तरफ से हवा का कोई संचालन नहीं है, तो उस दिशा में ये धुआं पशु के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जब आप अपनी पशुशाला के अंदर अगर धुआं या पुराल जलाएं तो उस समय पर्दे हटा दें, या अगर ना जलाएं तो ये अच्छा है। सीधी हवाओं से, जो सर्द हवाएं हैं, उनसे पर्दों से बचाएं तो वो बेहतर रहेगा इसके कि उनके पशुशाला के अंदर धुआं किया जाए। बिल्कुल, तो इन बातों का हमारे जो
किसान हैं, पशुपालक हैं, वो ख्याल रखेंगे। और देखिए, जानकारी जैसी हमारे किसानों को मिलती है तो तालियां यहाँ ज़रूर बजती हैं, क्योंकि जानकारी है जिससे लाभ उठाकर हमारे किसान अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, यानी उस नुकसान से बच सकते हैं। तो लगातार यहाँ आप देख पा रहे हैं जो किसान हैं वो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद हमारे जो किसान भाई हैं, महिला किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यही। अभी तक हमने जाना कि सर्दी में नुकसान होता है, यानी कई तरह के जो रोग हैं वो हमारे पशु में लग जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से अगर बात की जाए, गर्भपात एक बड़ी समस्या है पशुओं में, उससे कैसे हम बच सकते हैं, यानी जो हमारे पशु हैं उनमें गर्भपात की समस्या ज्यादा ना हो, उसके लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा। एक हाथ जो है वो जरूर यहाँ खड़ा हुआ है, एक युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या जवाब है उनके पास, और क्या ये जवाब इनको किसान कप का हकदार बना सकता है। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। सब पूनम बेनीवाल। जी पूनम जी, धानसू से। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी, अब मुझे नहीं पता इस मौसम में गर्भपात होता है नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर आपकी जो भैंस है मतलब वो गर्भवती है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई हमारी भैंस है उसको हम कैसे खाना दें इस टाइम, मतलब कि भी उसकी प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना चाहिए हमें, और मतलब टाइम टू टाइम हमें डॉक्टर से कंसल्ट करता रहना चाहिए कि अभी जैसे 1 महीने की हुई है तो हम उसकी डाइट में कुछ चेंजेस करें या ना करें, और मतलब कि भी हमें खुद अपनी तरफ से भी उसका मतलब पूरा यूं देखते रहना चाहिए कि भी हमारी भैंस अच्छे से खाना खा रही है कि नहीं खा रही है, जो मतलब हमने उसको डाइट दी थी वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो फिर हमें मतलब बट बेस्ट ये रहेगा कि हम जो डॉक्टर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली होता है गांव में डॉक्टर ने बताया, किसान ही कहते हैं डॉक्टर का तो काम यही है, उनको बताना होता है, वो तो हम पे डिपेंड करता है हम करें या ना करें। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात है उन्होंने यहाँ बताइए। बैठ सकती हैं आपके, अक्सर जो हमारे किसान हैं वो विशेषज्ञ जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, उनकी बात को भी कहीं ना कहीं अनसुना कर देते हैं और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। सवाल हम यहाँ लगातार पूछ रहे हैं कि एक गर्भपात की समस्या है जो पशुओं में आती है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे उनका बचाव कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, और कोई जवाब देना चाहेगा हमें? हालांकि देखिए काफी बुजुर्ग किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर तौर पर अनुभव उनके पास होगा किस तरीके से देखरेख करनी है और ये समस्या जो है इससे कैसे बचें, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कुछ जवाब मिल पाता है या नहीं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए। सूरज भाई जी, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं जो गर्भपात की समस्या आती है? अच्छा सूखा करते हैं, अच्छे लाइट भी जलाते हैं जी, अच्छा उसको गुड़ भी पिलाते हैं, बाकी कई बार सर्दी वाला रखे को नहीं। ये सर्दी से बचाव की बात हुई, लेकिन गर्भपात की अगर समस्या आती है तब क्या करना होगा? तब तो उसको गुड़ काट देते हैं और बच्चा कहे। चलिए बिल्कुल, देखिए जानकारी जो बैठ सकते हैं आप, जो किसान है वो उनका ध्यान इसी बात पर है कैसे सर्दी के मौसम में आप अपने पशु को बचा सकते हैं। जब आप यहाँ से लेने की हम कोशिश करते हैं, मैं चाहूंगा आप अगर खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजेश है जी। जी राजेश जी, मैं गांव धानसू का रहने वाला हूँ जी। जी ऐसा है जी कि जो गर्भपात हो जाता है पशु के जी, उसके बाद में सबसे पहले तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जी, उनसे राय लेनी चाहिए जी कि अब जो गर्भपात हुआ है उसके बारे में हमें बताएं। जो डॉक्टर साहब हमें राय देते हैं जी, हमें उसका ध्यान देना चाहिए जी। साथ ही में पशु की बुजुर्गों से भी सलाह करनी चाहिए कि अब इस पशु का क्या करना चाहिए जी। तो जो डॉक्टर साहब और जो बुजुर्ग जो राय देते हैं उसके अनुसार हमें पशु की देखभाल करनी चाहिए जी। पशु की देखभाल हमें करनी चाहिए और ये बेहद जरूरी। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। 2 जवाब हमें यहाँ पर मिले हैं, और भी कोई आप में से जवाब देना चाहेगा हमें किस तरीके से गर्भपात की एक जो समस्या आती है वहाँ पर हमें कुछ कदम उठाने चाहिए या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे जो हमारे पशुपालक हैं उनको कोई समस्या ना हो? जवाब यहाँ से हम लेने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी उषा गाँव दानसू जी। जैसे भी मतलब गर्भपात हो जाता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पशु को विटामिन पौष्टिक चारा देना चाहिए और कुछ सूखा चारा भी डालना चाहिए। उनका जो ठान होता है वो बिल्कुल मतलब समतल जगह और आरामदायक होना चाहिए। और फिर अगर बाद में डॉक्टर से हर समय पे जानकारी लेनी चाहिए, उनका टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। जी बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। जो जानकारी है वो लगातार लेनी चाहिए पशु विशेषज्ञ से, डॉक्टर से, पशु चिकित्सक जो होते हैं, और उसके साथ साथ टीकाकरण जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे जो हमें जवाब मिले हैं उनसे आप इस बात संतुष्ट हैं या नहीं? क्योंकि एक ये ऐसी समस्या है जिससे अक्सर सामना करना पड़ता है हमारे पशुपालकों को, लेकिन उसके लिए बचाव क्या है? मुकुल जी, इन सभी जवाबों से ऐसा लगता है या तो दानसू गांव में कोई भैंस का कोई गर्भपात नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से पशुपालकों का गर्भपात के बारे में स्पष्ट
उनके कारण क्या हैं या उसके बारे में व्याख्या ना करना, ये इससे ये लगता है कि गर्भपात की समस्या इस क्षेत्र में नहीं है। लेकिन मुख्यतः ये समस्या है संक्रामक रोगों की। संक्रामक रोगों में भी सबसे ज्यादा कारण है संक्रामक गर्भपात फैलने के लिए ब्रुसेलोसिस। जी, ब्रुसेल्ला रोग एक ऐसा खतरनाक रोग है जो पशुओं को एक बार अगर इस रोग से ग्रसित जो पशु है वो एक बार जरूर बच्चा फेंकता है, लेकिन दूसरी और तीसरी बार बहुत ही कम है उसकी बच्चा फेंकने की दर, लेकिन वो आपके बाकी पशुओं को भी उस रोग की चपेट में ले लेगा। इसके लिए आपको जो भी जो भी कटड़ियाँ 6 महीने की आयु के अंदर हैं उनको आप टीका 6 से 8 महीने की आयु के वक्त उनको टीका लगवा सकते हैं। और यदि आपके पशुओं के अंदर 15-20 पशुओं का आप डेयरी कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं तो आपका ये होना चाहिए कि आप जिस भी पशु ने बच्चा फेंका है या कोई उनको संक्रमण की आपको समस्या है उसका रोग का जांच करवाएं। लैब से रोग की जांच होने के से पहले ही उस पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग करें और उसका किसी भी तरह का डिस्चार्ज या जो फेंका हुआ बच्चा है उसको दूर जाके दबा के आए, प्रॉपर अच्छे से उसको दवाई वगैरह छिड़क के चूना वगैरह, और उस जगह को जहां पर उसने भैंस को आप बांधते हो उसकी अच्छी तरह सफाई करें और उस पर कोई भी कीटाणु वहां पर ना रहे। इस बात का आप सुनिश्चित करें कि वो सारा का सारा आपका जो पशु बाड़ा है उसके गर्भपात के बाद में सफाई हो उसकी, और उस पशु को दूसरे स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। तो ये टीकाकरण करवा के आप आहार का संतुलन करके ताकि उसका बॉडी कंडीशन स्कोर प्रॉपर हो। और बहुत ही कुछ केस ऐसे हैं जिसके अंदर पहले से ऐसी है कि जो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की उसकी आप जांच करवा के आप ये गर्भपात की समस्या को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए समस्या को कम किया जा सकता है, इसके लिए जानकारी जो है ये होना बेहद जरूरी है। वही हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने यहाँ पर हमें बताया, लेकिन जब बात आती है इस बार जो जवाब हमें मिले यहाँ पर, उनमें से डॉक्टर साहब आपको लगता है क्या जो जवाब हैं वो कोई किसान कप के हकदार हैं या नहीं? जो ये गुड़िया है इसने सबसे पहले एक बात कही कि जब पशु गर्भकाल के अवस्था में है तो उसकी मॉनिटरिंग और उसकी जांच करवाना और पशु चिकित्सक से राय लेना ये सबसे मुख्य पहलू हैं आप इस बात की सुनिश्चित करने के लिए कि वो पशु पूरे गर्भकाल में ही बच्चा दे। तो इसलिए ये गुड़िया चलिए बिल्कुल, यानी जो पहला जवाब हमें यहाँ मिला, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, और ये बन चुकी है हमारी यहाँ पर किसान कप के हकदार। जो पहला जवाब हमें यहाँ पर मिला था और यही एक जवाब जो हमारे विशेषज्ञ की नजर में एक सही जवाब, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए हमने जवाब यहाँ पर लिया था, जो हमारे किसान हैं यहाँ पर, महिला किसान हैं, उन्होंने भी हमें बताया किस तरह की सावधानी जो है वो हमें यहाँ रखनी होगी। ये बेहद ज़रूरी है कि इसकी सारी जानकारी हमारे पशुपालकों को हो। और इसके साथ साथ जैसा आपने जाना, अभी तक लगातार हम बात कर रहे हैं सर्दी में जो हमारे पशु कैसे उनको हम बचा सकते हैं। लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं कुछ सवालों के जरिए, और जानकारी यहाँ लेने की कोशिश करेंगे। हमारे अगले सवाल से देखते हैं कितनी जानकारी हमें मिलती है। नस्ल सुधार की यहाँ बात हुई, अगला सवाल मेरा जो है नस्ल सुधार से ही संबंधित है। नस्ल सुधार की अगर हम बात करते हैं तो इस नस्ल सुधार के क्या फायदे हमें मिल सकते हैं, सोच में जरूर हैं हमारे किसान। और इस बार भी पीछे से जो मेरे को एक दूर से हाथ दिख रहा है, जो एक युवा किसान है, लगातार वो हमें जवाब दे रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि शायद जब तक मैं आगे आऊंगा कुछ और आगे हाथ यहाँ खड़े हुए नजर आएंगे जो बता पाएंगे कि जो नस्ल सुधार की बात कही जाती है उससे क्या फायदा हमें मिल सकता है। और फायदे की अगर बात होती है, ये हमारे पशुपालकों को जानना बेहद जरूरी, क्योंकि जब तक उनको जानकारी नहीं होगी शायद आगे जाकर वो बढ़ेंगे नहीं। और हमारा जो पशुधन की हम बात करते हैं कि इसको और बढ़ावा हमें देना है, उसको वहां बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाइए आप जी। रविंद्र कुमार नाम है जी मेरा। जी रविंद्र जी। नस्ल सुधार से पहला तो मतलब जी नस्ल सुधार, जैसे कि आगे आने वाली पीढ़ी है वो सुधर के आएगी, उसमें कुछ न कुछ गुण चेंज होके आएंगे जी। जैसे कि पीछे कम दूध देने वाला पशु है उसके अच्छी नस्ल का टीका हम लगवाते हैं, या कृत्रिम गर्भाधान से जैसे डॉक्टर साहब ने किया तो हम करवाते हैं। तो जैसे मुर्रा का है तो वो आगे आने वाली नस्ल चेंज होगी, जिससे उसके दूध का उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ उसकी इम्यूनिटी होती है जो पशु की, वो भी सुधर के आती है। तो उसके में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी कुछ हद तक सुधर जाती है। चलिए बिल्कुल, ये देखिए तमाम फायदे हैं। इन्होंने हमें बताया कि युवा किसान लगातार हमें जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि नस्ल सुधार की अगर बात कही जाती है तो इसका क्या फायदा पहुँच सकता है। आप में से कोई बताना चाहेगा हमें नस्ल सुधार के क्या फायदे हैं? मैं चाहूँगा आप अगर खड़े हो जाएं। जी, नाम पहले बता दीजिए अपना। हजारी जी। जी हजारी जी, किस तरीके क्या फायदे हो सकते हैं नस्ल सुधार? फायदे तो है जी, नस्ल का तो बहुत फायदे है जी। अच्छा पीछे बटे मुर्रा नस्ल का अच्छा दूध हो जी तो सुधर जाए आपकी नस्ल, अच्छी बढ़िया सुधारे। जमींदार फायदे उठाए इसका, खूब फायदे खूब हो सकते हैं। हाँ खूब हो सकते हैं जी। जी अच्छा दूध बेचे, दूध की भी नस्ल अच्छी होगी जी।
तो ये से करवा लेते हैं, इसके 12 किलो 13 किलो नहीं 20 किलो दूध की भी हो जाए जी। खूब मान ले दूध बेच के भी टाइम पास कर सकते, कई गुना मुनाफा बढ़ सकता है, खूब बढ़ सकते हैं जी। चलिए बिल्कुल, देखिए जवाब हर किसी को पता है, लेकिन जवाब एक संकोच थोड़ा सा हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनमें यहाँ रहता है। जैसा इन्होंने बताया कि नस्ल सुधार का जो फायदा ये है कि आपको जो मुनाफा है वो कई गुना तक बढ़ सकता है, क्योंकि दूध उत्पादन ज़्यादा होगा और उसके बाद आपको ज़्यादा जो पशु है, पशुधन इसलिए ही कहा जाता है, ज़्यादा हम कह सकते हैं ना सिर्फ दूध उत्पादन बल्कि और ज़्यादा फायदे जो हैं आपको मिल सकते हैं। 2 जवाब हम यहाँ ले चुके हैं, और कोई आप में से जवाब देना चाहेगा कि आखिर क्या फ़ायदे हो सकते हैं नस्ल सुधार के? किसान भाई जो हमारे हैं सोच में बैठे हैं, शायद अपना अपना जवाब उनके वो सोच रहे होंगे क्या हमें बोलना चाहिए ऐसे में, क्योंकि सभी के जवाब जो हैं लगभग मिलते जुलते यहाँ पर हमें नजर आते हैं कभी कभी। मैं चाहूँगा अगर आप हमें जवाब देना चाहें, नाम बता दीजिए अपना। हरी सिंह जी। हरी सिंह जी, ये मुनाफा जी, फायदा जी, पैसे का फायदा ही है जी, अच्छी नस्ल होगी तो अच्छे पैसे बढ़ेंगे जी, ये फायदा है सबसे बड़ा। देखिए फायदा भी ये हमें बता रहे हैं, लेकिन आपने हाथ खड़ा नहीं किया, क्या वजह है? आपको देख देख शायद और किसान जो है उन्होंने भी हाथ ना खड़ा किया हो, ये तो फायदे की बात है आपके। किसान जो है देखिए मानते तो जरूर हैं कि उनके फायदे की बात है, लेकिन फिर भी एक संकोच शायद कहीं ना कहीं रहता है जिसकी वजह से वो जवाब नहीं देते। लेकिन फिर भी यहाँ हमें 2 से 3 जवाब मिले जिन्होंने बताया कि नस्ल सुधार के क्या फायदे हमारे किसानों को हो सकते हैं और कितना अच्छा है उनके लिए कराना। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले जो जवाब हमें मिले हैं, क्या उनमें कोई किसान कब का हकदार आपको नजर आता है? देखो जो भी तीनों जवाब मिले हैं जी, वो इतने ठीक तो नहीं है, लेकिन जो पहले जवाब दिए हैं जिस लड़के ने जी, फिर भी वो हकदार है उसको। चलिए बिल्कुल, जो सबसे पहले जवाब मिला था विस्तार से चर्चा जी करूंगा। बिल्कुल, मैं पहले सबसे पहले आपको बुलाना चाहूंगा, तो जरा तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इनकी तरफ से देखिए जो जवाब हमारे पास आया था वो बिल्कुल एक सटीक जवाब लगा। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको बहुत बहुत बधाई आपको सही जवाब देने के लिए। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप, युवा किसान, और ये देखिए लगातार कोशिश कर रहे थे और कोशिश का नतीजा यही है कि आखिरकार वो हमारे किसान कब के हकदार भी बने। डॉक्टर साहब यानी हमारे जो विशेषज्ञ हैं हमें बता रहे थे कि नस्ल सुधार के क्या फायदे हो सकते हैं और ये कराना क्यों आवश्यक? किसान भाइयों, नस्ल सुधार की जहां तक बात है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जो हमारे पास पशु है उसकी अगली कटड़ी का दूध उत्पादन कैसे बढ़े, और उसका दूध उत्पादन बढ़ने का आपको 4 या 5 साल बाद जब कटड़ी दूध देगी तब पता लगता है। तो इसमें जो 5 साल का जो ये समय है, इतना लंबा 4 साल का, तो उसका पता नहीं लगता कि उसमें कितना सुधार हुआ या नहीं हुआ, और इस पहलू पे किसान भाई ध्यान भी नहीं देते। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 2 पॉइंट पे चर्चा करूंगा कि सुधार 2 तरीके से होता है। एक तो अनुवांशिक सुधार जो संवर्धन, ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से होता है। एक सुधार पशु का है, खान पान और उसके प्रबंधन से होता है। खान पान प्रबंधन से जो सुधार होगा, उसको अच्छी डाइट दी, अच्छा चारा दिया, अच्छा दाना दोगे, दूध बढ़ेगा पशु का, उस पशु का बढ़ेगा, लेकिन उसकी वो जो सुधार है उसके दूध बढ़ने का वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, वो पशु तक सीमित रहेगा। लेकिन जो अनुवांशिक सुधार है जो अगली पीढ़ी में जाना है, उसके लिए आपको उसके एक तो अपनी भैंस को हमेशा कोशिश ये करो कि उसको कृत्रिम गर्भाधान के लिए टीका लगवाएं, और उसके लिए जरूरी है कि जैसे ही भैंस ब्याती है तो 40, 45, 50 दिन के आसपास वो अपने महत्तम अधिकतम दूध पे आ जाती है। वो 18 लीटर दे रही है, 19 लीटर दे रही है, तो किसान भाइयों को ये पता लग जाता है कि इस भैंस के दूध उत्पादन में इतनी क्षमता है, इसने 18 लीटर दूध दिया है या 20 लीटर दूध दिया है। और उसके 15-20 दिन बाद वो गर्मी में भी आएगी, उसको टीका भी लगवाना है। तो जैसे ही उसका महत्तम दूध उत्पादन पर पहुंचती है तो किसान भाई ये तय करे कि उसको किस सांड से कितने अच्छे झोटे का टीका लगवाना है जी। झोटे की माँ का भी दूध उत्पादन 20-25 लीटर या अगर है, उसका टीका उसको लगवाएंगे तो उसकी जो कटड़ी आएगी तो उसमें निश्चित ही बहुत अच्छा दूध देगी वो। बिल्कुल, तो जो हमारे किसान हैं, पशुपालक, यानी उनको जागरूक होना होगा और खुद से एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जो हमारे विशेषज्ञ हैं, पशु चिकित्सक हैं, लगातार इसी कोशिश में है कि जो हमारे पशुपालक हैं उनको और ज़्यादा मुनाफा हो सके। और जिस तरीके से सरकार की एक सोच है, प्रधानमंत्री का एक सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके, उसके लिए भी इस तरह की जो तमाम बातें हैं, यानी ये जो जानकारी है, कहीं ना कहीं हमारे किसानों को काफ़ी फायदा पहुँचाएगी। और इसलिए हम मान सकते हैं जो नस्ल सुधार है ये कराना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है हमारे किसानों के लिए। और इसी से संबंधित कुछ और भी सवाल हैं जो अपने किसान भाइयों से हम आगे जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच।
करुणा के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। लगातार आज कुछ सवालों के जरिए हमारे किसान भाई यहाँ जानकारी हमें बता रहे हैं सर्दी में किस तरीके से अपने पशु का वो ख्याल रख सकते हैं, और हमारे जो दर्शक हैं आप भी जान पा रहे होंगे क्या सावधानी आपको बरतनी है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सर्दी की हम लगातार बात कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में जो हमारा पशु है उसको हमें किस तरह का आहार देना चाहिए, लेकिन एक हाथ जो है वो यहाँ पर खड़ा हो चुका है। पीछे जो हमारे पशुपालक भाई हैं इनके पास हम जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके पास क्या जानकारी है और ये जानकारी हमारे और बाकी जो पशुपालक हैं उनके लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र उसको गर्म आहार देना चाहिए, जैसे कड़बी जी, इससे सर्दी कम लगेगी। और क्या देना चाहिए आहार में? कड़बी होगी जी, छाननी जो बाजरे की होती है वो गर्म जी। चलिए बिल्कुल, तो ये एक यहाँ पर जवाब हमें मिला। और भी जवाब तलाशने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं किस तरह का आहार, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हमें पशु को सर्दी से बचाना है, किस तरह का आहार देना चाहिए। मैं चाहूँगा आप अगर खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। जी महेंद्र जी, किस तरह का आहार देना चाहिए जो पशु है उसको सर्दियों के मौसम में? सर्दी के मौसम में पशु को गर्म दलिए के अंदर गुड़ मिला के देना चाहिए, बिनोले डालने चाहिए और खल डालनी चाहिए, इनका मिश्रण देना चाहिए जी। तो इससे जो पशु है सर्दी से बच पाएगा जी। चलिए बिल्कुल, एक और जवाब जो है वो यहाँ पर हमें मिला। जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं किस तरह का जो एक आहार की जब बात कही जाती है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आहार, पशु आहार जो है सर्दी के मौसम में किस तरह का देना चाहिए। और जानने की हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो सर्दी के मौसम में आहार जो है वो अपने पशु को देते हैं। एक और महिला किसान यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़ी हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए पहले अपना। सरवती जी। सरवती जी, किस तरह का आहार देना चाहिए? 5 किलो रांदा मिनोले 2-3 की कणक है जी। हाँ, और गरम चाट खूब रहने के जी, और गरम चाट गेड़ा हरा गेड़ा कम जी, और तूड़ी गेड़ा जी, और गरम पानी प्यार सिंदरा का जर बख्ते भीतर बन दिया, खिड़की बंद कर दिया। और बच्चा ने 2 महीने तो प्यावा दूध है, सारा नहीं डाला जी। 2 महीने खूब छिका के दूध प्यावा, सारा को नहीं गेड़ा। 2 महीने पास थोड़ा थोड़ा सारा गेड़ा, दूध थोड़ा थोड़ा कम करा जी। 4 महीने तक कटवन दूध पिया। 2 साल में तक कम कम आगे की हो जाए, 3 तक कम हुआ ब्याज है जी। चलिए बिल्कुल, देखिए पूरी सावधानी उन्होंने हमें यहाँ बता दी किस तरीके से जो हमारा पशु है उसकी सेहत और अच्छे से हो सकती है। आहार की हम यहाँ लगातार बात कर रहे थे, जो हमारे पशु का आहार है, सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में किस तरह का जो आहार है वो हमें देना चाहिए अपने पशु का। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे जो जवाब मिले, कहीं लगता है कि जो पूरा जवाब जो हम चाह रहे थे वो मिल पाया नहीं। हमारी बहन ने बहुत ही सटीक जवाब दिया और इस जवाब में इन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में जो कंसंट्रेट है उसको हम उबाल के उसके साथ साथ गुड़ भी मिला के और जो उसकी पशु की ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से अपने पशु को चारा खिलाती हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा दूध पिलाती हैं, हरा चारा कम देते हैं, दूसरे चारे सूखा चारा उसमें बढ़ा देते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बातें हैं सर्दी के मौसम में, क्योंकि आप सबको पता है कि सर्दी के मौसम में हरा चारा की उपलब्धता हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है और किसान भाई खाली हरा चारा ही अपने पशुओं को खिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें अतिसार दस्त की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए जैसा कि हमारी बहन जी ने बताया उस तरह की अगर तरकीब अपनाई जाए तो उससे अपना पशु स्वस्थ रखा जा सकता है। तो हमारी बहन जी आपके इस प्रश्न मंच के कप की हकदार हैं। जी बिल्कुल, जैसा देखिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने हमें यहाँ बताया, जो आखिर में जवाब मिला वो हमारे वाकई किसान कप की हकदार है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए और आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि बाकी जो हमारे किसान हैं उनसे थोड़ा सा आप हटकर हैं और इसीलिए हम आगे बुलाते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। जवाब इनकी तरफ से जो यहाँ पर आया हमें,
हमारे विशेषज्ञ की नज़र में एक सटीक जवाब, सारी जानकारी इन्होंने इसमें बताई कि अगर नवजात शिशु है उसको किस तरह का आहार देना है, बड़ा पशु है तो किस तरह का आहार देना है जिससे उसकी सेहत आगे भी बनी रहे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लगातार हम यहाँ बात कर रहे हैं सर्दी से बचाव की भी, और उसमें टीकाकरण जो है वो काफ़ी प्रमुख हो जाता है। और सर्दी के मौसम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ जो किसान उन्होंने हमें बताया भी कि जो टीकाकरण है वो लगातार कराना चाहिए, यानी जो पशु चिकित्सक हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए। लेकिन एक रोग की अगर बात की जाए, थनैला रोग से किस तरह में हम बचाव कर सकते हैं पशु का? एक हाथ यहाँ जो है वो अभी मेरे को दिखाई दिया है जो खड़ा किया गया है जानकारी के लिए। उम्मीद हम कर रहे हैं शायद और कुछ जो जवाब है मिल पाए। थनैला रोग की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से थनैला रोग से हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बचाव अगर होगा तभी हमारा जो पशु है उसकी सेहत अच्छी रहेगी और उससे जो फायदा है वो लगातार हमारे पशुपालक जो हैं वो ले सकेंगे। एक हाथ यहाँ से खड़ा किया गया था, पहला जो जवाब है हम यहाँ से ले लेते हैं। जी, मेरा नाम दारा सिंह जी। जहाँ हम पशु को बांधते हैं वहाँ कुछ जीवाणु कुछ ऐसे होते हैं कि वो साफ सफाई होने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है इसका। जी, इन्फेक्शन की वजह से ही ये होता है थनैला रोग। तो वहाँ की साफ सफाई रखें और बार बार डॉक्टर से संपर्क रखते रहें कि ये थनैला रोग हो ना। अगर थनैला रोग हो जाता है तो चारों थनों की आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवा के उसके बाद ही दूध को इस्तेमाल करो जी। सीधे आप उसको इस्तेमाल नहीं करने की। और धीरे धीरे वो थनैला रोग होने से उस थन से दूध चला जाता है बिल्कुल ही जी। इसलिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, तो डॉक्टर से संपर्क करना भी बेहद जरूरी। थनैला रोग के बारे में हम जानकारी यहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से और कोई बताना चाहेगा थनैला रोग के बारे में? चलिए, हाथ एक और किसान है उन्होंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है, और क्या जानकारी इस बार उनके पास से निकल कर आती है ये देख लेते हैं। जी, हाँ जी, मैं गोवर्धन बेनवाल धानसू से। जी, थनैला रोग ऐसी बीमारी है जो पशु का नाश कर देती है। जमींदार को बड़ी आर्थिक नुकसान होता है इसमें। जी। पहली बात तो पशु के नीचे मैट लगाओ, दुधारू पशु जो भी हैं। अगर मैट नहीं है तो नरम जगह होनी चाहिए उसके बैठने के लिए। जी। नंबर 2, अब जमींदार हम करते हैं कि दूध निकालने के बाद कम से कम आधा घंटा वो पशु बैठे ना, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। और दूसरी, अगर बचा सकते हैं तो लाल दवाई से उसके थन धो के छोड़ देने चाहिए दूध निकालने के बाद। ये सावधानी रखें। हाँ जी, कटरुए को जब चुहाते हैं बाद में तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार वो काट देता है और उससे भी इन्फेक्शन हो जाती है, थनों का नाश हो जाता है। चलिए, बिल्कुल, यानी इन्फेक्शन जो है उससे बचाना होगा। बैठ सकते हैं आप जवाब देना चाहेंगे हमें, किस तरीके से क्या सावधानी रखनी होगी? हाँ जी, मैं हंसराज पारिक जी, धानसू से। थनैला रोग से बचाने के लिए पशु को सबसे पहले तो सफाई की जरूरत है जी। जी, हम दूध निकालने के बाद अच्छी तरह थनों को साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद में नीचे अगर ये मैट की व्यवस्था हो तो मैट होना चाहिए। अगर मैट ना हो तो पशुशाला के अंदर सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए जी। अगर फिर भी किसी तरह की दिक्कत आ जाती है डॉक्टर साहब से राय लेनी चाहिए। डॉक्टर की राय से हिसाब से उसका इलाज करना चाहिए। ये ना होने से हो सकता है पशु का नुकसान हो, थन भी जा सकता है जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब से राय लेके, हाँ, ये बहुत जरूरी है जी। चलिए, बिल्कुल, सफाई का व्यवस्था बहुत जरूरी है जी इसके अंदर। सफाई की व्यवस्था देखिए, बिल्कुल, ये यानी साफ सफाई का हमें ख्याल रखना होगा, स्वच्छता का हमें ख्याल रखना होगा। 3 जवाब हमें यहाँ पर मिले, हालांकि जो 2 जवाब मिले हैं उनके पास अनुभव है, क्योंकि वो हमारे किसान कप के हकदार बन चुके हैं। लेकिन इस बार कौन बनेगा किसान कप हकदार, पहले जो हमारे विशेषज्ञ इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे 3 जवाब जो मिले हैं, कौन सा सटीक जवाब आपको इनमें लगा? जो किसान भाई उनका नाम मुझे नहीं पता, जो आखिरी से पहले वाले हैं, जो दूसरे नंबर पे जिन्होंने बताया है, उनका गोवर्धन जी, उनका जवाब ज़्यादा विस्तार से था। और इसमें थनैला रोग के अंदर 2 तरह के आपको मैं, अगर आप प्रारंभिक इसका विभाजन करो, एक तो है लक्षण वाला रोग जिसमें को आप देख के ही बता सकते हो कि थनों में समस्या आ गई, और एक है जिसका आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे दूध कम होता जाता है, कोई लक्षण आएगा नहीं, और कई बार क्या होता है कि वो थन पूरा चला जाता है या ऊपर चढ़ जाता है, तो वो बिना लक्षण का है। ये आपको लेट पता चलता है कि जब वो आपका दूध का पूरा नुकसान हो जाता है और थन के जाने की संभावना भी वो बल्कि ज़्यादा खतरनाक है लक्षण रहित जी। अगर आप इस रोग से बचाना चाहते हैं अपने पशु को, तो जैसा कुछ किसान भाइयों ने भी बताया, पशु को दूध निकालने के तुरंत बाद बैठने ना दें, उसको कुछ खाने के लिए दे दें ताकि पशु कुछ देर खड़ा रहे, ताकि जो दूध की जो छिद्र हैं उसके जहाँ से दूध आ रहा है थनों के अंदर वो बंद हो जाए, उसमें टाइम लगता है। और आप एक और जितना पशुशाला के अंदर साफ सफाई होगी, खास करके विशेषकर जहाँ दूधशाला, जहाँ आप दूध का दोहन कार्य करते हैं, उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर किसी पशु में संक्रमण है तो उस पशु का दूध फर्श पे ना निकालें,
आप बेडिंग के लिए मैट का यूज कर रहे हैं और आपने वहां पर किसी संक्रमित पशु का मैट को दूसरे पशु के लिए ना लगाएं। अगर प्रयोग करना पड़े तो उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट वगैरह प्रयोग करके आप उसके लिए फिर आप प्रयोग में ला सकते हो जी। और आप इसके साथ एक और आप इसका ध्यान रखें, रोग की प्रारंभिक अवस्था में जांच होने के बाद संपूर्ण इलाज संभव है। यदि इलाज के लिए आपने अगर इसमें समय लगा दिया तो पूरा ठंड जा सकता है। यानी देरी जो है वो हमारे पशुपालक को नहीं करनी होगी। और जो हमारे दूसरे नंबर पर जवाब मिला वो एक सटीक जवाब आपकी नजर में। जी मुकुल जी, क्योंकि अगर किसान भाई उसमें समय लगाएंगे और आपने अगर उसकी जांच करवा के और उसका इलाज नहीं करवाया तो अगली बार उसको इलाज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्रतिजैविक जो दवाइयां प्रयोग में आती हैं वो दिन पर दिन उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वो प्रभावी उनका कम होता जा रहा है। तो इसलिए आप प्रतिजैविक का लैब से जांच करवा के फिर ही उसका प्रयोग करें तो ये बेहतर रहेगा। चलिए बिल्कुल, यानी देरी जो है वो नहीं करनी होगी और हम भी ज्यादा देरी नहीं करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा गोवर्धन जी आपको, क्योंकि आपकी तरफ से जो जवाब आया वो एक सटीक जवाब लगा। हमारे जो विशेषज्ञ हैं आज कार्यक्रम में, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए एक बार फिर, क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छी जानकारी आपने दी। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर जाकर। तो आज के कार्यक्रम में आपने जाना किस तरीके से सर्दी के मौसम में आप अपने पशु की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, उसको सर्दी से बचा सकते हैं, और तमाम चीजें जो हमारे पशु से जुड़ी हुई हैं, पशुपालकों से जुड़ी हुई हैं, वो भी आज हमारी उसकी जानकारी जो है हमारे विशेषज्ञों ने दी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर शुक्रिया कहा जाए हमारे जो विशेषज्ञ आज कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे, और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं और साथ ही साथ यहाँ मौजूद हमारे किसान भाई, महिलाएं और हमारे विशेषज्ञ, आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार पहुंचेंगे आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके गांव में, और वहां भी किसानों से होंगे सवाल जवाब, क्योंकि ये मंच है किसानों का जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। नमस्कार।